शोएब मलिक और सना जावेद की शादी की आज सारा दिन बड़े चर्चे होते रहे। सोशल मीडिया के ऊपर ये टॉप ट्रेंड के ऊपर चलते रहे। सानिया मिर्जा के साथ उनकी शादी हुई, बाद में डाइवोर्स हो गई। ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर डाइवोर्स की बड़ी वजह क्या थी। शेख रशीद साहब ने इलेक्शन कैंपेन का एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस करवा दिया है। आलिया हमजा ने जेल से एक पैगाम दिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। शोएब मलिक और सना जावेद की शादी की आज सारा दिन बड़े चर्चे होते रहे। सोशल मीडिया के ऊपर ये टॉप ट्रेंड के ऊपर चलते रहे। आज ऑफिशियली शोएब मलिक ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी है। ये हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने अपनी शादी की अनाउंसमेंट किस तरीके से की। और शोएब मलिक चूंकि पहले भी शादीशुदा थे, सानिया मिर्जा के साथ उनकी शादी हुई, बाद में डाइवोर्स हो गई। ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर डाइवोर्स की बड़ी वजह क्या थी। इसके साथ साथ शेख रशीद साहब को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि शेख रशीद साहब ने इलेक्शन कैंपेन का एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस करवा दिया है। आपको पता है कि शेख रशीद साहब इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं और वो NA 56 और 57 में बतौर उम्मीदवार इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। लेकिन जेल के अंदर रहते हुए उन्होंने कैंपेन का कौन सा तरीका अख्तियार किया, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टियां लेने के लिए दरखास्त हाई कोर्ट और वजारत कानून को भिजवा दी है। अब रिटायरमेंट तक ऐसी कौन सी वजह बन गई कि रिटायरमेंट तक उनको छुट्टियां लेनी पड़ गई, और दरखास्त के अंदर उन्होंने अपने छुट्टियां लेने की क्या वजह बयान की और दर हकीकत छुट्टियां लेने की असल वजह क्या थी, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आलिया हमजा ने जेल से एक पैगाम दिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपनी स्पीच में यह कहा कि जो गलत काम नहीं करता उसे घबराना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट पेपर्स का अजरा शुरू कर दिया है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए किस तरह से रिगिंग की जाती है। आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि शोएब मलिक और सना जावेद ने आपस में शादी कर ली। चलें, खैर शादी कर ली, ये मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर एक बड़ी कोई डिबेट करनी चाहिए। ये हर बंदे के अपने पर्सनल मामलात हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने इस शादी को लेके मतलब आल्दो कि उनको शादी के ऊपर तो नहीं बुलाया गया, लेकिन उन्होंने इस शादी को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया है। सोशल मीडिया के ऊपर शोएब मलिक और सना जावेद की शादी टॉप ट्रेंड के ऊपर चलती रही है। अच्छा, शोएब मलिक साहब की ये दूसरी शादी थी, क्योंकि सानिया मिर्जा के साथ इनकी पहले शादी हुई, बाद में डाइवोर्स हो गई। वो डाइवोर्स क्यों हुई उसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन डाइवोर्स हो जाने के बाद उन्होंने सना जावेद के साथ अब शादी कर ली है। ये शादी तो इन्होंने काफी दिन पहले कर ली थी, लेकिन इनको ऑफिशियली उन्होंने आज अनाउंस किया है। दरअसल सना जावेद भी ऑलरेडी शादीशुदा थी, मतलब जिस तरह के शोएब मलिक शादीशुदा थे, डाइवोर्स हो गई। सना जावेद भी शादीशुदा थी, उनको भी डाइवोर्स हो गई। ये सना जावेद दरअसल एक एक्टर है, टीवी ड्रामों के अंदर काम करती है, शोबिज़ के साथ इसका ताल्लुक है। तो ये दोनों जोड़े जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, डाइवोर्स हो जाने के बाद इन्होंने आपस में शादी कर ली है। तो शोएब मलिक ने अपने ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर ये बाकायदा इस शादी को अनाउंस कर दिया। इन्होंने ट्विटर के ऊपर अपनी और अपनी बीवी की तस्वीर, ये दोनों शादी के लिबास में थे। वो शोएब मलिक साहब दुल्हा बने हुए थे, सना जावेद दुल्हन बनी हुई थी। इन्होंने बड़े एक दूसरे के साथ करीब होकर बाहों में बाहें डाल के दो तस्वीरें ट्विटर के ऊपर उन्होंने शेयर कर दी। और उसके साथ ऊपर कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह 7 कुरान पाक की एक आयत भी लिखी हुई थी, जिसका मतलब ये था कि बेशक हमने तुमको जोड़ों की शक्ल में बनाया है। तो बहरहाल इनकी शादी तो हो गई, लेकिन हमने ये डिस्कस करना है शोएब मलिक साहब की शादी जो पहले हुई थी सानिया मिर्जा के साथ, आखिर उनके दरमियान तलाक की बड़ी वजह क्या थी। अच्छा, आमतौर पर अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो वहां पे ये बड़ी बात डिस्कस की जा रही थी कि शायद इनके दरमियान तलाक की वजह ये है कि शोएब मलिक के दूसरी औरतों के साथ तल्लुकात थे, या नाजायज तल्लुकात थे, या एक से ज्यादा औरतों के साथ उनके तल्लुकात थे। बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल सही बात ये थी कि सानिया मिर्जा के साथ शोएब मलिक साहब अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उनका एक बेटा भी था तकरीबन 5-6 साल का, जो अभी सानिया मिर्जा के पास है। तो इस दौरान शोएब मलिक का सना जावेद जो एक्टर है उसके साथ इनका ताल्लुक बन गया, राब्ता डेली बेसिस के ऊपर होना शुरू हो गया। ये आपस में बात करते थे, मिलते थे, फोन पे बात करते थे, डेट वगैरह भी लगाया करते थे। तो जब ये सानिया मिर्जा को इस हवाले से पता चल गया ना कि उसका खामद दूसरी औरतों में, खास तौर पर ये सना जावेद के अंदर उसने दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया और अब उसके साथ वो शादी तक जा रहा है और हो सकता है कि उसके साथ शादी कर ले, तो उसने सबसे पहले तो अपने खामद को समझाने की कोशिश की कि हमारा घर है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, हमारा एक बच्चा भी है, तो तुम दूसरी शादी की तरफ ना जाओ। लेकिन शोएब मलिक चूंकि डिसाइड कर चुका हुआ था कि उसने सना जावेद के साथ शादी करनी है, तो इसी वजह से, यानी कि सना जावेद की वजह से अब इन दोनों के दरमियान जो है क्लैशेस बढ़ना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता नाराजगी, नचाकी,
तो मैं लड़ाई झगड़ा, अल्टीमेटली इनके दरमियान सेपरेशन हो गई। तो शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को डाइवोर्स नहीं दी। दरअसल जब इनके दरमियान ताल्लुकात खराब हुए हैं तो इस वजह से सानिया मिर्जा ने अपने खामद से खुला लिया हुआ था। चले खुला लेने के बाद शोएब मलिक साहब आजाद हो गए कि अब उनको कौन पूछने वाला है, तो उन्होंने सना जावेद के साथ शादी कर ली, क्योंकि सना जावेद के साथ इनका पहले से भी अफेयर चल रहा था और ये डिसाइडेड थे कि मैंने उसके साथ शादी करनी है। चले खैर, ये उनके पर्सनल लाइफ उसको मेरे ख्याल जितना डिस्कस कर दिया उतना डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि आज के दिन का ये टॉप ट्रेंड था लिहाजा इसके ऊपर बात करना जरूरी था। अच्छा, आ जाते हैं जी शेख रशीद साहब की तरफ। अब शेख रशीद साहब चूंकि इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं, आपको पता है कि उनके खिलाफ 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए गए, उनकी जमानतें भी मंजूर होगी, लेकिन एक मुकदमे के अंदर उनकी जमानत बिफोर जो अरेस्ट उन्होंने फाइल की थी दहशतगर्दी अदालत के अंदर वो खारिज हो गई और शेख रशीद साहब को गिरफ्तार करके अडयाला जेल के अंदर पहुंचा दिया गया। अब चूंकि शेख रशीद साहब इस वक्त एक तो ये है कि मैदान के अंदर मौजूद नहीं है, वो जेल के अंदर मौजूद है और उधर इलेक्शन कैंपेन भी करनी है NA 56 और 57 के अंदर, तो अब कैंपेन किस तरीके से करें? जेल में रहते हुए तो वो मैदान के अंदर नहीं आ सकते, ना वो जलसा कर सकते हैं, ना कैंपेन कर सकते हैं, ना किसी से वोट मांग सकते हैं। उन्होंने कैंपेन करने का एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करवा लिया और वो क्या है? वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के जरिए वो दो किस्म के काम कर रहे हैं। एक तो ये कि इमरान खान को और इमरान खान के वोटर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूं, मैं असली हूं, मैं नस्ली हूं, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैंने इमरान खान के साथ कोई बेवफाई नहीं की। ये दरअसल इस तरह का पैगाम दे के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, शेख रशीद साहब के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो जो है वो पब्लिक की गई। वीडियो के अंदर एक गाना बाहर लगा हुआ था और उसके साथ शेख रशीद साहब को पुलिस ने पकड़ा हुआ है, हाथ कड़ियां लगी हुई हैं, मुंह के अंदर सगार है और दोनों हाथ कड़ियों में उन्होंने अपने बाजू ऊपर उठाए हुए हैं और उसके ऊपर जो कैप्शन लिखा हुआ था वो ये था कि मेरी लाश अडयाला जेल से आ सकती है मगर दोस्ती पर आंच नहीं आने दूंगा। शेख रशीद का अडयाला जेल से पिंडी के अवाम के लिए पैगाम। अब शेख रशीद साहब दो किस्म के काम कर रहे हैं। एक तो सोशल मीडिया के जरिए अवाम को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम से वोट मांग रहे हैं, अपना पैगाम अवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी इसके साथ साथ वो इमरान खान को भी डील कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को भी डील कर रहे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोटर को भी डील कर रहे हैं और वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को अपनी तरफ मतवज्जो कर सकें और तहरीक इंसाफ का वोट हासिल कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखें, इसमें मैंने पहले भी दो बातें कही हुई हैं। एक बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक कैंडिडेट उन हलकों के अंदर दिया हुआ है, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर होगा फिर वो शेख रशीद को वोट तो नहीं देगा, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी कैंडिडेट होगा उसको वोट देगा। जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ बहुत ऊपर है और इस वक्त सबसे ज्यादा वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, तो शेख रशीद साहब जिस कोशिश में लगे हुए हैं ना उस कोशिश में वो कामयाब नहीं होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को वो अट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे और अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ का वोट उनको नहीं मिलेगा और अगर तहरीक इंसाफ का वोट उनको नहीं मिलेगा तो वो कामयाब नहीं होंगे। एक पहली तो प्रेडिक्शन वो ऑलरेडी भी मैं दे चुका हूं कि शेख रशीद साहब हार जाएंगे, वो इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे और दूसरी प्रेडिक्शन मैंने ये भी दी हुई है कि वो चूंकि जेल के अंदर मौजूद हैं, उनकी आज चूंकि उनकी तरीक थी दहशतगर्दी अदालत के अंदर जिसके ऊपर समाअत नहीं हो सकी और चूंकि जज साहब मौजूद नहीं थे, एडजर्न कर दी गई। अब आइंदा 24 डेट इसके अंदर पड़ी हुई है। इसमें बेशक उनकी जमानत हो भी जाती है लेकिन फिर भी उनको रिहा नहीं किया जाएगा, उनको किसी ना किसी दूसरे मुकदमे में पकड़ लिया जाएगा। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते शेख रशीद साहब अडयाला जेल के अंदर ही हैं। अच्छा, इसके अलावा इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टियों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को खत के जरिए आगाह कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने अपनी दरखास्त के अंदर छुट्टियों की जो वजह लिखी है वो कोई और है और दर हकीकत वो क्यों छुट्टियां लेना चाहते हैं उसकी वजह कोई और है। ये थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए ये भी बता दूं कि जज मोहम्मद बशीर साहब वही हैं जो कि इमरान खान के 2 केसेस की समाअत कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जो नैब ने 2 केसेस बनाया, तोशा खाना और आला कादर ट्रस्ट, इस केस की समाअत मोहम्मद बशीर साहब कर रहे हैं। इन्होंने छुट्टियों की जो दरखास्त दी है वो 24 जनवरी से लेकर 14 मार्च तक है। अब 14 मार्च को मोहम्मद बशीर साहब रिटायर्ड भी हो रहे हैं, तो इन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि 24 जनवरी से लेकर 14 मार्च तक उनको छुट्टियां दी जाएं, यानी कि उनकी रिटायरमेंट तक उनको छुट्टियां दी जाएं। अब उन्होंने अपनी दरखास्त के अंदर ये लिखा कि मेरी तबीयत चूंकि ठीक नहीं है, मैं काम सही तरीके से नहीं कर सकता, लिहाजा मेरी रिटायरमेंट तक मुझे छुट्टियां दी जाएं, लेकिन दर हकीकत ऐसी बात नहीं है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस हवाले से कि वो जितनी जल्दी हो सके इमरान खान के केस की समाअत मुकम्मल करे और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इन दोनों केसेस के अंदर यानी तोशा खाना और अल कादर ट्रस्ट के अंदर इमरान खान को सजा दे। लेकिन जज मोहम्मद बशीर इमरान खान को सजा नहीं देना चाहता क्योंकि उसको पता है कि इमरान खान के खिलाफ ये दोनों मुकदमात जो हैं वो झूठ पर मबनी है, क्योंकि वो समझता है कि इमरान खान बेगुनाह है
उसके खिलाफ बिला वजह ये तोशाखाना का केस बनाया गया, अल कादर ट्रस्ट का केस बनाया गया और भी दीगर बहुत सारे मुकदमात इमरान खान के खिलाफ बनाए गए। वो इस बात को जानता है कि ये बिल्कुल गलत, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी मुकदमात हैं। तो जाहिर साहब ये समझते हैं कि अगर मैं ऑनेस्टी के ऊपर इस केस का ट्रायल करूंगा तो इमरान खान को इसमें बरी होना चाहिए। लेकिन जाहिर साहब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि इस केस का जितनी जल्दी हो सके ट्रायल मुकम्मल करें और सजा दें। लेकिन जाहिर साहब इमरान खान को सजा नहीं देना चाहते, तो उन्होंने अपने लिए सेफ पैसेज यही समझा है कि उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी है कि मेरी रिटायरमेंट तक मुझे छुट्टियां दी जाएं। मेरी चूंकि सेहत तबीयत ठीक नहीं है, मैं काम को सही तरीके से नहीं कर सकता, लिहाजा 24 जनवरी से लेकर 14 मार्च तक यानी कि उनकी रिटायरमेंट तक उनको छुट्टियां दी जाएं। अब एप्लीकेशन में ये रीजन उन्होंने लिख के इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून को एप्लीकेशन पहुंचा दी है। तो इस तरह से जज साहब ने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की है। चलें जी आगे चलते हैं कि आलिया हमजा ने जेल से एक पैगाम दिया है। उनकी एक वीडियो ट्विटर के ऊपर चल रही थी जिसमें वो सलाखों के पीछे नजर आ रही थी। अब ये नहीं पता कि वो पुलिस वैन थी या जेल के अंदर मौजूद थी, कोई उनसे मुलाकात करने के लिए गया तो वहां पर उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग की। आलिया हमजा ने अपने वीडियो पैगाम में ये कहा कि ये इलेक्शन मेरा नहीं बल्कि पाकिस्तान की हर माँ, बहन, बेटी, भाई, बाप, बेटे का इलेक्शन है। मैं पौने 9 माह से नाहक जेल में हूँ। मेरा अपने हल्के की अवाम के लिए पैगाम है कि आपने न सिर्फ मेरे लिए घर घर जाकर वोट मांगने हैं बल्कि इलेक्शन वाले दिन वोटों पर पहरा भी देना है। ये लाहौर के एन 119 से इमरान खान की नामजद करदा उम्मीदवार हैं आलिया हमजा, जिन्होंने जेल के अंदर रहते हुए तकरीबन 9 माह से वो जेल के अंदर मौजूद हैं और जेल के अंदर रहते हुए उन्होंने एक वीडियो पैगाम के जरिए अपने हल्के की आवाम से वोट के लिए रिक्वेस्ट की है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तावन से वर्कशॉप से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मुल्क की आधी तरीक इन हालात में गुजरी जहां इजहार राय की गुंजाइश नहीं थी। इब्तदा ही से आजादी इजहार राय पर कदगनें लगाई गई। मुझे इजहार राय पर कुछ कहने की जरूरत है इसलिए नहीं क्योंकि हम जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा कि जुडिशरी में 2 तरह की तनकीद है। एक तनकीद ये की जाती है कि दानिस्ता तौर पर फैसले किए जा रहे हैं। एक तनकीद ये होती है कि इसको मैं पसंद नहीं करता, उसको रिलीफ क्यों मिला, राय के इज़हार पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बहसियत जज हम अपनी कोई चीज छुपा नहीं सकते। जजेस को तनकीद से नहीं डरना चाहिए। जज अगर तनकीद का असर ले तो हलफ की खिलाफ वर्जी है। जो गलत काम नहीं कर रहा उसे घबराना नहीं चाहिए। वक्त के साथ सच्चाई खुद सामने आ जाती है। मैं जब जज बना तो पहला केस जमानत का था। वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि बहुत सी कुव्वतें 18वीं तरमीम के खिलाफ थी। 1971 में मगरबी पाकिस्तान के लोगों को यकसर मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई गई। सच को 75 सालों से दबाया जा रहा है। इजहार राय होगा तो हम अजीम कौम बन सकते हैं। अब आ जाते हैं जी इलेक्शन कमीशन की तरफ। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट पेपर्स का इजरा शुरू कर दिया है। इसमें यह कहा गया है कि पोस्टल बैलेट पेपर्स के लिए दरखास्त फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए दरखास्त डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवाई जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि जेल के कैदी और जेर हिरासत मुलजमान पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट कर सकते हैं। मजदूर अफराद के लिए भी पोस्टल बैलेट की सहूलत मैसर होगी। इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया कि अपने हल्के से दूर तैनात सरकारी मुलाजमीन भी पोस्टल बैलेट की सहूलत हासिल कर सकते हैं। सरकारी मुलाजमीन, मुसल्लह फौज के एहलकार, उनके अहले खाना को भी पोस्टल बैलेट की सहूलत दी जाएगी। देखिए ये एक थोड़ा सा मुश्किल सा प्रोसेस है, इसको मीट करना मुश्किल है और इस तरह से धांधली के रास्ते खुलते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह का ये तरीका इंट्रोड्यूस करवाया कि आप पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करें, रिटर्निंग ऑफिसर को दें, बैलेट पेपर लें और उसके बाद वोट कास्ट करें, ये एक मुश्किल प्रोसेस है। देखिए इसमें डिगिंग के बहुत ज्यादा अमकानात मौजूद होते हैं। जितने भी जेलों के अंदर मौजूद हैं या हवालाती हैं जिनको सजा हो चुकी हुई है, ये कैसे डिटरमिन किया जा सकता है कि उनके लिए प्रॉपर तरीके की सारा प्रोसेस किया जाएगा। और ये भी कैसे यकीन के साथ कहा जा सकता है कि जो वोट कास्ट किया जा रहा है वो वाकई वो जो हवालात में बंद शख्स है उसने किया है और जो जेल के अंदर मौजूद है कैदी है ये उसने किया है। होना तो ये चाहिए ना कि जेल के अंदर कोई ना कोई बायोमेट्रिक का इस तरह का सिलसिला रखा जाए, मुतलका थाने के अंदर बायोमेट्रिक का सिलसिला रखा जाए ताकि कोई भी हवालाती या जो जेल के अंदर कैदी मौजूद है वो अपनी आजाद मर्जी के साथ जिसको चाहे वोट कास्ट करना वोट कास्ट कर सके। मैं समझता हूँ ये ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए। ये जो बैलेट पेपर का तरीकाकार इंट्रोड्यूस करवाया गया है इससे तो बहुत ज्यादा धांधली होने का अमकान है और खास तौर पर मैं समझता हूँ इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है। इसका कोई ना कोई लाहे अमल या पैटर्न इख्तियार किया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान में जो मौजूद लोग हैं वो दूर दराज के हैं, वो अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं, हवालात में मौजूद हैं, उनको सजा हो चुकी है, मजदूर है, पोलिंग स्टेशन में नहीं आ सकते, उनके लिए कोई ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए ताकि वो अब जहां पर भी मौजूद हैं वहीं पर रहते हुए बायोमेट्रिक तरीके से अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। और खास तौर पर जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं वो एक बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तानी है, उनका राइट है क्योंकि वहां पर रहते हुए वो मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, पाकिस्तान में बेचते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी फैमिलीज, उनका सब कुछ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन उनको आपने वोट के हक से महरूम कर दिया है।
میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا ظلم ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہے اور ناانصافی ہے۔ ان کو یہ رائٹ ملنا چاہیے اور ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسا میکانزم بنانا چاہیے تھا کہ وہ پاکستان سے باہر دنیا کی کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ جس بھی امیدوار کو چاہتے وہ ووٹ کاسٹ کر دیتے۔ بہرحال ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔